Hi everyone, wish you growing well and welcome to Super Academy. Hope you are doing great. हमारा चल रहा था संसद वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने अलग से उसको लेकर आई इस वाले लेक्चर में। कई बार एग्ज़ाम में राज्यसभा और लोकसभा से कंपैरिजन करके उसकी स्थिति पूछी जाती है कि किन संबंधों में राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार है, किन संबंधों में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो एग्ज़ाम में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि राज्यसभा और लोकसभा किन संबंधों में बराबर स्थिति में है, किन में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, किस में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है और राज्यसभा का महत्व क्या है। स्पेशली इस वीडियो में ज़्यादातर इस बात पर मैं चर्चा करूँगी कि राज्यसभा का क्या महत्व है। ठीक है, आप जो मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा को आखिर क्यों इंक्लूड किया गया, जबकि सारा काम इम्पॉर्टेंट काम जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा का है कि लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी राज्यसभा को क्यों बनाया गया। ठीक है, इस वीडियो में इस बात की भी बात करेंगे और दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या स्थितियां हैं, दोनों की क्या, किन सब्जेक्ट में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है और किन सब्जेक्ट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, टेस्ट सीरीज़ है तो उसमें भी दोनों को कंपेयर करके पूछा जाता है। ठीक है, अन्य देशों से भी कंपेयर करके पूछा जाता है, आपस में भी कंपेयर किया जाता है कि दोनों की स्थिति किन संबंधों में बराबर है, किस में नहीं है। हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं अलग अलग, लेकिन जब हम कंपैरेटिव की बात आती है तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए आपका एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो तो ये वाली सेपरेट वीडियो है दोनों की स्थितियों पर कि राज्यसभा की संविधान में क्या स्थिति दी गई है, लोकसभा की क्या स्थिति दी गई है और दोनों को बराबर कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आई होप इस वीडियो का पर्पस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा की स्थिति कि राज्यसभा की स्थिति क्या है। भारतीय संविधान में राज्यसभा को किस प्रावधान में रखा गया है, किस स्थिति में रखा गया है। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति की चर्चा करेंगे। ठीक है, लोकसभा से उसकी तुलना करेंगे। मैंने आपको कई बार ये अपनी वीडियोस में बताया है कि जब हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं वो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में भी मदद करता है, क्योंकि मेंस में जब आप लिखते हैं तो जब आप कंपेयर करके लिखते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसको वर्तमान से, किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसको वर्तमान से, कोई भी आपसे आइडियोलॉजी पूछिए उसको करंट से कनेक्ट करके, या आप बेसिक लिख रहे हैं तो उसके आसपास से कंपैरिजन करके आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह जो प्री है या ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें भी आपको कंपैरेटिव करके ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। यहाँ पर तुलना करेंगे राज्यसभा की और लोकसभा की, उनकी स्थिति की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक रूप से वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, कि क्या क्या उनमें अंतर है। यहाँ हम अंतर नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अंतर वाली वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, लोकसभा को 3 कोणों से अध्ययन किया जाएगा। लोकसभा की तुलना करेंगे और 3 तरह से तुलना करेंगे। किन किन की? कि राज्यसभा जहाँ लोकसभा के बराबर होगी, राज्यसभा जहाँ लोकसभा के बराबर ना हो। ठीक है, पहले तो कौन कौन सी स्थितियों में दोनों बराबर हैं, कौन सी स्थितियों में दोनों बराबर नहीं है, और जहां राज्यसभा विशेष शक्तियां प्राप्त हों और जिसकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती है। ठीक है, जिसमें लोकसभा की हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे लोकसभा के स्थान स्थिति, लोकसभा की समान स्थिति। किसकी समान स्थिति? किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, निम्नलिखित मामलों में लोकसभा और राज्यसभा समान है। सामान्य विधेयक का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना। सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उनको पारित करने की प्रक्रिया भी दोनों में सेम है। इसलिए सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां हैं। फिर इसके बाद संवैधानिक संशोधनों के विधेयक को पुनर्स्थापन। देखो, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उनकी स्थिति पुनर्स्थापन में भी सेम है, यानी उसको इंट्रोड्यूस भी किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। संवैधानिक संशोधन विधेयक हो या साधारण, पुनः स्थापित करने और पारित करने दोनों की प्रक्रिया सेम है। दोनों की प्रक्रिया सेम है, दोनों में दोनों की शक्तियाँ राज्यसभा और लोकसभा की बराबर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वित्त विधेयक को पुनर्स्थापना, जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। ठीक है, वित्त विधेयक उस प्रकार के वित्त विधेयक की पुनर्स्थापना जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और महाभियोग
महाभियोग की प्रक्रिया भी दोनों सदनों में बराबर होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ स्थिति हमने बराबर पढ़ी? सामान्य विधेयक, संवैधानिक विधेयक, वित्त विधेयक के पुनर्स्थापना में, वित्त विधेयक की पुनर्स्थापना में जिसमें संचित निधि से व्यय शामिल होता है। फिर उसके बाद राज्यसभा का निर्वाचन और राज्यसभा पर महाभियोग। इन चारों में राज्यसभा और लोकसभा की स्थितियां बराबर हैं। फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों से मिलकर होता है, इसीलिए संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर होती हैं और उनके पद से हटाने में भी बराबर होती हैं, लेकिन उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी वो राज्यसभा में की जाएगी। ठीक है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा कर सकती है, लेकिन उसको हटाने की जो प्रक्रिया विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, जो उसे राज्यसभा की एक प्रभावी बहुमत यानी विशेष बहुमत से एक प्रकार है और लोकसभा के सामान्य बहुमत को स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जाएगा। यानी लोकसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, फिर राज्यसभा में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को नियुक्ति निर्वाचन और उनको पद से हटाने में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्याय निर्वाचन आयुक्त, लोक नियंत्रक, लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश। ठीक है, राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, जो महाभियोग शुरू होता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायाधीश हो यानी उच्चतम न्यायाधीश CJI, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीशों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कैग, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाएगी वो दोनों सदनों से बराबर की जाएगी। ठीक है, उसका जो विधेयक है आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं इसमें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग। ठीक है, इनको हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों से समान रूप से पारित होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाएगा उसकी स्वीकृति राज्यसभा और लोकसभा दोनों से समान रूप से जरूरी है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति, यानी राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकाल जो इमरजेंसी घोषित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, उनका अनुमोदन दोनों सदनों से आवश्यक है। हालांकि जब उसको वापस लेंगे, आपातकाल को वापस लेने के लिए जो प्रक्रिया प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें केवल लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए, लागू करने के लिए, आपातकाल को लागू करने के लिए स्वीकृति दोनों सदनों की आवश्यक है। समझ आया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को हटाने के लिए दोनों में सदनों में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति दोनों सदनों से ली जाएगी और जो इमरजेंसी लागू होगी उसमें भी दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। ये एग्जाम में आपसे सीधी सीधी लाइन पूछी जा सकती है, यही स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से लोकसभा और राज्यसभा की समान स्थितियां हैं। फिर आपको ये स्टेटमेंट दे दे तो आपको छाटे कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें समान है, तो आपको पता होना चाहिए किन किन स्थितियों में दोनों समान है, किन स्थितियों में नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री दोनों सदनों में से एक सदन का होना चाहिए। मैंने आपको जब प्रधानमंत्री वाला चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से, लेकिन आप सदस्य होने चाहिए। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मंत्रिमंडल के चयन में दोनों की शक्तियाँ बराबर है। हालांकि जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन उनके चयन में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। संवैधानिक इकाइयों जैसे कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना, ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं तो दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। ठीक है, वित्त आयोग जो भी रिपोर्ट रखेगा, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाती है और दोनों सदनों पर उस पर विचार किया जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार, उनके न्याय क्षेत्र में विस्तार जब किया जाएगा तो दोनों सदनों से उसका पारित होना आवश्यक है।
तो आपको समझ में आया राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति बराबर कहाँ है, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, दोनों में। वित्त विधेयक, ऐसे वित्त विधेयक जिसमें संचित निधि से व्यय निकालने की बातें शामिल होंगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनको पद से हटाना, लोकसभा का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उनको पद से हटाना, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आयुक्तों की उनको हटाने की सिफारिश, यानी कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और उनके द्वारा लागू इमरजेंसी दोनों में पारित होंगी, दोनों सदनों से। राष्ट्रपति सहित मंत्रियों का चयन और संवैधानिक इकाइयों की रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाएंगी और उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार। यहाँ समान स्थिति वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ इन विषयों के अलावा समानता जो थी इन विषयों में थी। इसके बाद विषमता पढ़ेंगे, कहाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा को कहाँ विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं, फिर पढ़ेंगे राज्यसभा को कहाँ विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। लोकसभा की स्थिति असमान है, ठीक है, यानी यहाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। कहाँ, मैंने आपको बताया था धन विधेयक के संबंध में सबसे ज़्यादा शक्ति लोकसभा के पास है, इसीलिए धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत, संशोधित नहीं कर सकती। इस विधेयक की सिफारिश करने के लिए सिर्फ उसके बाद 14 दिन होते हैं, 14 दिन बाद वो स्वतः पारित माना जाता है, वो सिफारिशें कर सकती है, लेकिन उसको मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार अस्वीकार कर सकती है और दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों से स्वीकृत माना जाता है। इन तीनों का एक लाइन में पढ़ेंगे। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। फिर इसके बाद वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है, इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। मैंने आपको वित्त विधेयक पढ़ाए थे आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 का क्लॉज ए पढ़ाया था मैंने आपको एक, जिसमें वित्त विधेयक फर्स्ट के बारे में दिया गया है। वित्त विधेयक फर्स्ट में क्या क्या शामिल होता है, उसमें धन विधेयक यानी आर्टिकल 110 के सभी मामले और इससे अन्य मामले भी शामिल होते हैं। तो मैंने आपको वित्त विधेयक फर्स्ट पढ़ाया था जो धन विधेयक के समान भी है और साधारण विधेयक के समान भी है। धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक से वो दो प्रकार से समानता रखता है, एक तो उसे लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किया जाएगा। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि वित्त विधेयक जो फर्स्ट है वो केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। एक वित्त विधेयक जो सेकंड है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक फर्स्ट केवल लोकसभा में पहले पुनर्स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर इसके बाद संयुक्त बैठक में लोकसभा की चूंकि संख्या ज़्यादा होती है और संयुक्त बैठक में मैंने आपको बताया था साधारण बहुमत से फैसले लिए जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या अधिक होती है लोकसभा के सदस्यों की, तो इनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहीं पर ये बात कही जा रही है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके सिवाय सत्तारूढ़ी पार्टी को सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। यहाँ पर इतनी बात कही जा रही है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की ज़्यादा संख्या होती है, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त बैठक में उनका जो विधेयक है वो पारित हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि सरकार से ज़्यादा विपक्षी दल है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो जाहिर सी बात है विपक्ष विरोध करता है सरकार का, इसीलिए वो शायद पारित ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा संख्या किसकी होती है, बहुमत किसका होता है, सरकार का, इसलिए वो पारित कर ले जाते हैं। फिर इसके बाद राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, मतदान में भाग नहीं लेती है। बजट में जो अनुदान की मांगें की जाती हैं उस पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा के सदस्यों को है, राज्यसभा के सदस्यों को नहीं है। आपको ध्यान रखना है जितना भी पैसे से संबंधित मामला होगा वो लोकसभा के हाथों में उसकी शक्ति ज़्यादा है, धन के संबंध में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है। बजट में अनुदान की मांगों से क्या मतलब है, यानी पैसे के लिए मांगे की जा रही हैं, इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, राज्यसभा को इतने अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए राज्यसभा केवल बजट पर बहस कर सकती है, मतदान
अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, मैंने आपको बताया था जब आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक, तो उसको राष्ट्रपति दोनों सदनों से अनुमोदन कराना आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन जब उसको वापस लिया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जाएगा, तो क्या होगा, इसे केवल लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है। फिर राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होती, यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए उसको लोकसभा में ही विश्वास प्राप्त है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी जाहिर सी बात है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। क्यों यही बात यहाँ पर लिखी हुई है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा लोकसभा कहाँ पावरफुल होगी? एक तो धन के संबंध में और दूसरा मंत्रिपरिषद के संबंध में, ठीक है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव किया जाएगा वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसीलिए संयुक्त बैठक में जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के पक्ष में जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तीन संबंध, इसको तीन, अगर हम 3 लाइन में पढ़ें, धन के संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की ज़्यादा पावर है और मंत्रिपरिषद के संबंध में, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद ये मैं आपको कई बार ही बता चुकी हूँ कि राज्यसभा को जो स्पेशल पावर्स मिली गई हैं, और मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी ये क्वेश्चन एक नहीं कम से कम 10 क्वेश्चंस में पूछा है। ये तो प्रीवियस है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आने वाले क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं। राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहले मैंने आपको एक बताया था कि राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन के लिए सिफारिश कर सकती है, कानून बना सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कोई भी राज्य सूची के विषय को केंद्र को दे सकती है, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का होगा उसे केंद्र को दे सकती है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी वो सबसे पहले कहाँ शुरू की जाएगी? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तो इनके पास ये विशेष शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। पहली, संसद को राज्य सूची के अनुच्छेद 249 249 से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है। फिर उसके बाद संसद केंद्र और राज्य के दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अधिकृत कर सकती है, अनुच्छेद 312, ठीक है। अनुच्छेद 249 और 312 राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। इसके बाद उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति जितनी दुर्बल नहीं है कि जितनी उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इतनी दुर्बल नहीं है, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। लेकिन ब्रिटेन में जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी स्थिति ज़्यादा दुर्बल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर राज्यसभा है ऐसी वहाँ पर जो उच्च सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। उनकी स्थिति काफ़ी दुर्बल है। भारतीय संविधान में भारतीय संसद की राज्यसभा की स्थिति इतनी दुर्बल नहीं है, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था में है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था में है। उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी अमेरिका में है, उतनी दुर्बल भी नहीं है जितनी ब्रिटेन में है। वित्तीय मामलों में एवं मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही हैं, ठीक है। तीन मैंने आपको शक्तियां बताई, आर्टिकल 249, 312 और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से राज्यसभा को स्थायी बनाया गया वो ये है कि कई बार देश में ऐसी अनिश्चित काल की स्थिति हो जाती है, आपातकाल हम कहें, आपातकाल की स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें कई बार हो सकता है कि लोकसभा विघटित हुई हो। तो ऐसी स्थिति में जो आपातकाल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसका अनुमोदन राज्यसभा से कराना इम्पॉर्टेंट है, राज्यसभा से कराया जाता है, ठीक है। यही बात कही गई है कि जो राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति ये है कि जब भी लोकसभा का विघटन हुआ हो
और आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए, तो राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो तो विघटित होती नहीं है, तो राष्ट्रपति जो आपातकाल का अनुमोदन है वो कहाँ से कराएंगे, राज्यसभा से कराएंगे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो, तो इसकी स्वीकृति इस अवधि के अंदर होती है, तो तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा से अनुमोदन पर ही होगी, प्रभावी होगी। अनुच्छेद 392, 356 और 360 इसमें इमरजेंसी दी गई है, नेशनल इमरजेंसीज दी गई हैं। इन तीनों स्थितियों में अगर लोकसभा भंग है और देश में ऐसी आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो राज्यसभा से अनुमोदन कराना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद जब लोकसभा गठित होगी, लोकसभा का अधिवेशन बैठेगा, तो 30 दिन के अंदर लोकसभा से भी अनुमोदन कराना आवश्यक है, वरना उसके बाद वो अधिवेशन यानी आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो राज्यसभा की इम्पोर्टेंस अगर आपको लिखनी है पेपर में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि लोकसभा अगर विघटित है, आपातकाल की स्थिति हो जाती है, तो राज्यसभा उसमें आपातकाल की स्थिति को हैंडल करती है। फिर इसके बाद राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। इसकी उपयोगिता भी पढ़ लेते हैं। यह लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण, लापरवाही और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार के उपबंध के रूप में जांच उपाय करती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में जल्दबाजी से पारित हो गया है, ठीक है, तो राज्यसभा में उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। फिर इसके बाद यह उन अनुभवी और पेशेगत लोगों के प्रतिनिधित्व देती है, पेशेगत लोगों को प्रतिनिधित्व देती है जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से मनोनीत किया जाता है, तो वो लोग भी अपने क्षेत्र का एक्सपीरियंस लेके आते हैं और राज्यसभा को प्रदान करते हैं। यहाँ पर यही बात की गई है कि ये उन अनुभवी और पेशेगत लोगों का प्रतिनिधित्व देती है जो चुनाव का सामना नहीं करके आए हैं, और राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय संतुलन को बरकरार रखती है। यानी कि संघीय संतुलन का मतलब है जो हमारा संघीय ढांचा है, यानी शक्तियों का पृथक्करण है, वो राज्यसभा द्वारा बना हुआ रहता है। ठीक है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए केंद्र के प्रभुत्व को ये कम करती है। समझ आया? अगर आप पेपर में राज्यसभा की इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इसके साथ आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि केवल ये राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। इसके साथ हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, संसद वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, संसद वाला हमने ब्रॉडली कवर किया है। इसके बाद इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।